अच्छा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, मैं आउटलाइन देख रहा था। आउटलाइन में देख रहा था मैं उस आउटलाइन के अंदर जो आप लोगों को के लिए टास्क यूनिवर्सिटी ने रखे हुए हैं वो मैं आपको देख रहा था, और उसके अंदर नंबर वन जो चीज़ है, प्रेजेंटेशंस उन्होंने रखी हैं आप लोगों की। तो और मैंने इसी वजह से आपको मैसेज भी किया था सुबह 7 बजे कि मैंने कहा ये आप मुझे बताइए कि प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे। या तो सी आर ये करें कि आपके पास गूगल शीट एक शेयर करवा दें स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज को, और उसके अंदर वो अपनी आईडीज़ जो हैं वो लिख कर, या मैं एक गूगल शीट बना लूँगा। मैं, मेरे पास सब स्टूडेंट्स के नाम और आईडीज़ मौजूद हैं। मैं ये बना लूँगा। बनाने के बाद जो है आप लोग की प्रेजेंटेशन आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर टॉपिक्स जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर वो रखवा लेंगे इसमें। तो उससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि उसके ग्रेड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने रेड से लिखा हुआ था, मैंने ये चीज़ें निकाल ली। ये देखिए आप, यहाँ पे कॉल फॉर प्रेजेंटेशन ऑन डेट वीक नंबर 10। तो ये चीज़ें जो इन्होंने कही, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो आपको टॉपिक वाइज जो है वो आप ले सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, और फिर देखिए, फिर वीक 11 के अंदर दोबारा प्रेजेंटेशन है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वो प्राइवेसी हमने पढ़ ली है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूएस पैट्रियट लॉ, एनएसए रूल, एविडेंस यूज, क्रिमिनल टेररिज्म केस, ये चाहिए हमने नहीं पढ़ा है। जो हमने नहीं पढ़ा है मैं उसको रेड कर दूंगा मैं कि हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है हमने, तो मैं इसको रेड नहीं कर रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, तो मैं इसको रेड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेसी को हमने इसको स्टडी किया, प्राइवेसी को, फेयर प्रिंसिपल, फोर अमेंडमेंट। अच्छा, आपके पास फेयर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास इसके अंदर हमने स्टडी किया था ऑलरेडी, फिनलैंड को, डेनमार्क को दोबारा से टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, सोशल मीडिया का भी एक दफ़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक जो है चीज़ों को हम लेके चलें। अच्छा, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयज रूल्स, रिलेशंस लॉ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी, एम्प्लॉय रिलेशन रूल्स में इसमें लेबर लॉ आएगा। अच्छा, लेबर लॉ की इंफॉर्मेशन मैं लिख लेता हूँ अपने पास। ये आएगा लेबर लॉ। अच्छा, ये लेबर लॉ की डॉक्यूमेंटेशन जो है मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैं लॉयर तो हूँ नहीं, तो ये मुझे निकालनी पड़ेगी। तो लेबर लॉ से रिलेटेड चीज़ें, और अप्रेजल्स कैसे होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी का रोल क्या है, और एम्प्लॉय का रोल क्या है, और क्या राइट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, पूरी एक वो है, साइंस है इसमें। अच्छा, क्राइम लिस्ट इन सीएफए एंड साइबर लॉ इन पाकिस्तान, डिटेल मैपिंग। अच्छा, इसके अंदर देखिए, अगर क्राइम की हम लिस्ट लेके बैठे हैं इसमें वीक नंबर 10 के अंदर साइबर क्राइम की, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट हमें मिल जाएगी कि डिटेल मैपिंग किस इस तरह से। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये आप देखें, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये देखें। सही है, तो ये मेरे पास मौजूद है डॉक्यूमेंट। तो ये तकरीबन 35 पेज का डॉक्यूमेंट है। और साइबर लॉ, क्राइम्स वगैरह इसको हम आज स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये हमें डेट भी लिख देते हैं। आज की डेट है December 23। ठीक है, हम डेट भी लिख देते हैं इसमें। तो ये 35 पेज की डॉक्यूमेंट्स है। और
साइबर क्राइम नेटवर्क, क्राइम फाइटिंग वर्सेस प्राइवेसी, सिविल लिबर्टी, ये हम इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा मुझसे कि सर आप ये जो टॉपिक्स हैं अगर इसे क्वेश्चन आंसर आप बना के दे दें ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन आंसर पहले बनाए थे और आपके पास मौजूद हैं, जो क्वेश्चन आंसर जो हैं इसमें लैग कर रहा है, नहीं है, तो वो बना दूंगा। वो आपके सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा मुझे जो है वो टाइमली मुझे वो कर दे, रिमाइंड करवा दें सीआर को, या आपका कोई भी क्लास फेलो कि सर हमें क्वेश्चन आंसर बना दे, तो ये टॉपिक हो उसके क्वेश्चन आंसर हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, मैंने एक आपसे वादा किया था, वो वादा किया था थोड़ा हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने वादा किया था, बिल्कुल सही है। सही है, तो हम एक एक क्लास रखेंगे, उसके अंदर जो है मैं हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा, ये मैं अभी अभी डॉक्यूमेंट निकाली है मैंने आपको, ये डॉक्यूमेंट में मौजूद है, इसमें मैं लिख भी दूँ 23 दिसंबर। ठीक है, ये 23 दिसंबर आ गई, ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मोरालिटी ऑफ ब्रेकिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कैनेडियन थ्योरी, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर ये यूटिलिटेरिज्म थ्योरी इसमें सिर्फ एक है, मैं आपको कई थ्योरीज के साथ बता चुका हूँ, तो ये आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, और इसकी चीज़ें भी आपको मैं दे दूंगा, मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगा मैं। इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ड्राफ्ट ऑफ स्टैंड अगेंस्ट फील्ड डिसिप्लिनरी एक्शन। अच्छा, ये आपके पास जो है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड चीज़ें, तो इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, ड्राफ्ट ऑफ स्टैंड अगेंस्ट फील्ड डिसिप्लिनरी एक्शन, तो ये आपके पास जाहिर सी बात है इसमें ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन डूज एंड डोंट्स पे काम हो रहा होता है। मैं खैर इसको मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ें मैंने नहीं करवाई है। अच्छा, मोरल राइट एक्शन कंपैरिजन एथिकल इश्यूज, ये चीज़ें बहुत डिटेल के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से मैंने आपको बताई है, बहुत डिटेल के साथ। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं दिए हैं, ये मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है सीआर को, भले मुझे फ़ोन पे या वैसे मैसेज कर दे, सर ये टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर में दे दें, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, तो इससे आपके लिए बहुत काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिफाइंड प्रोफेशन, एज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट एज ए प्रोफेशनल, बहुत बेसिक सा टॉपिक है ये। अच्छा, उसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट क्लास की, इम्पैक्ट्स न्यू डेवलपमेंट रैपिड चेंज, तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं, ये जब डॉक्यूमेंट मैंने आज ओपन किया हुआ है ना, ये इसमें हो जाएंगी। अच्छा, अब आप लोग जो हैं, पहली बात ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो टॉपिक जो है अपना सिलेक्ट कर लें। एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, लेबर लॉ से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, सही है, और टॉपिक हो सकता है प्रोफेशनलिज्म से टॉपिक हो सकता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टॉपिक हो सकता है, और इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, जिस पे आप प्रेजेंटेशन जो भी बना सकते हैं, और उसके अंदर आप एथिक्स को बता सकते हैं कि है किस तरह से, डूज एंड डोंट्स क्या है। तो मैं सारों को ये बताना चाह रहा था, इस वजह से जो है मैंने आपको 7 बजे मैसेज कर दिया था, तो ये वाली बात है। अच्छा, अभी हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना, और टॉपिक शुरू होने के बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं हमारे, जो बाकी थे, सही है, जैसे ये वाले टॉपिक्स। अच्छा, ये हमारे पास केस स्टडी है, ये केस स्टडीज़ जो हैं आपके पास तकरीबन 13 पेजेस में है, और इस 13 पेजेस की केस स्टडीज़ ये आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो है इस चीज़ में से कोई केस स्टडी एक या दो, डिपेंड करता है कि क्या है, तो आपसे पूछ ली जाएंगी, तो आपके लिए कोई सरप्राइज ना हो, इस वजह से जो है वो चीज़ें मैंने पहले ही निकाली थी। सर वो एक बात पूछनी थी आपसे। बेटा बोलो।
सर अगर हम आप जो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं इसको अगर सर ग्रुप में ही कर लें। बेटा अब ये इन्होंने कहा हुआ नहीं है ना, और हमें तो सख्ती से ही कहा है कि आपने जैसा आउटलाइन है वैसे ही आपने देखना है। तो मुझे मसला नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, और मैं जाहिर सी बात है अननेसेसरी आप लोगों के कोर्सेज में ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा होता। मगर ये कि इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको चीज़ों को देख लें, मैं आपको चीज़ें दे भी दूंगा, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। टॉपिक ले लें कोई। अब ये कि आप सी आर से ये डिस्कस कर लें आप। और एक सी आर जो है गूगल शीट जो है वो उस पर शेयर करवा दे, और उससे फ़ायदा क्या होगा, या आप बोलेंगे तो मैं शेयर करवा दूंगा आपके नामों के साथ, नाम और आईडी के साथ। तो उसमें ये होगा, अपना टॉपिक लिख दें। और आपको टाइम कितना लगेगा, माशाल्लाह आप सेकंड लास्ट सेमेस्टर में, मेरे ख्याल से मैक्सिमम टाइम लगेगा 1 घंटा या 1.25 घंटा लगेगा, नॉट मोर देन दैट। तो आप वो बना लें, उसके अंदर उसमें पाकिस्तान के हिसाब से उसका वो दे दें। अगर आप कहते हैं पेपर लिखवाना तो पेपर भी लिखवा सकते हैं, मगर देखिए पेपर में आपको आइडिया नहीं है और एग्जाम सर पे हैं, तो मैं कोई एक्सरसाइज करना चाह नहीं रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल हो यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई और ऐसी चीज़ जो आपको नई लग रही हो? देखिए मेरे एंड से जो इतना फेवर हो सकता है वो आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आप भले ग्रेजुएट से चले जाएं, आप सी बी एम चले जाएं, आप इकरा चले जाएं, सर सैयद चले जाएं, जिस यूनिवर्सिटी आप चले जाएं, आपको बहुत ही अच्छे गुड बुक्स के अंदर जो है वो आप मेरा जो है, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में चले जाएं आप, तो बच्चे जो हैं बहुत ही 95 प्लस मेरा जो है वो होता है, स्टूडेंट जो है मुझे जो रेट करते हैं 95 प्लस। तो वो वाली बात है, इसमें मुझे काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। तो आप टेंशन इस बात की ना लें आप, इंशाल्लाह। और अभी हम ये लोग पढ़ लेते हैं, और टॉपिक्स जो है मैं शेयर करवा दूंगा आपको एक्सेल फाइल। और शेयर करवाने से फ़ायदा ये होगा, अपने नाम के आगे टॉपिक लिख दे। सही है, लेट्स से क्लाउड सिक्योरिटी, लेट्स से साइबर सिक्योरिटी, अच्छा लेट्स से आपके पास वर्क एथिक्स, सही है, आपके पास ये आप लिख दीजिए। उसके अंदर से उसकी चीज़ें आप निकाल लें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने चीज़ों को देखना है, कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप कहेंगे बुक, मैं आपको बुक दे दूंगा मैं। अच्छा उसके बाद है इंजीनियर्स प्रोफेशनल एथिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल एथिक्स, इस तरह की चीज़ें आप उसमें ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, टॉपिक से रिलेटेड जो होनी चाहिए। और मेरे एंड से जो है आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट जिसकी वजह से आप परेशान हो, टेंशन लें, ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ओ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं सर, असल में वो टाइम मेरे ख्याल से 35 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल ना हो नहीं कि नहीं हर बेटा, किसी की इंडिविजुअल। नहीं नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे जूम पे जो है अपनी वो वीडियो बना दें, आपने, मैं उसको देख लूंगा, उसके अंदर कोई क्वेश्चन होंगे मैं पूछ लूंगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन है मुझे बता दें तो मैं कर लूंगा। ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं आपको, एक बच्चा जो है बोलना शुरू कर रहा है तो सब उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कहूँगा भाई जूम पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लें आप, और मुझे शेयर करवा दें। तो उसकी रीज़न ये होगी कि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी प्रेजेंटेशंस आपके पास ऐसी हैं जो कि वीडियो प्रेजेंटेशंस हैं, उससे आप नोट्स बना लें, वो प्रेजेंट कर दें, ये भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का आप ले लें, या साइबर सिक्योरिटी का ले लें, कोई आप ऐसा वेबिनार देख लें, उसके अंदर उसमें से बुलेट्स निकाल लें, और उस बुलेट्स के अंदर से जो पाकिस्तानी लॉज हैं वो उसमें ऐड करके बता दें, उसमें ऐसा भी हो सकता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर मैंने दिखा दिया आपके पास, जो हमारे टॉपिक्स बाकी हैं वो भी दिखा दिए मैंने। मेरे एंड से जो है दो काम है, एक तो आपको मुझे शेयर करवानी है एक्सेल फाइल आपके नामों के साथ विद योर नेम्स, एंड नंबर टू मुझे आपको शेयर करवाना है क्वेश्चन आंसर्स। वो जो टॉपिक से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, वो मुझे आपको करवाना है शेयर। प्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है इस तरह से। अच्छा, और ये कि आपसे ये सवाल ज़रूर मैं पूछूंगा मैं, कि आपने ये प्रेजेंटेशन डाली तो
इसका इसका ये आप डालने की वजह क्या थी? मिसाल के तौर पे स्लाइड नंबर 5 है, स्लाइड नंबर 5 के अंदर आपने पिक्चर दिखा दी, ये स्लाइड नंबर 5 के अंदर 2 लाइन लिख दी आपने, तो मैं पूछूंगा ये 2 लाइनें लिखी हैं तो ये क्यों लिखा? अगर ना लिखते तो कुछ और कर लेते। तो ये सवाल मेरा ज़रूर होगा। बस ये वाली बात है कि भाई ये आपने स्लाइड डाली तो डाली क्यों? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर नहीं डालते तो ये मेरा सवाल तो ज़रूरी होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था। तो आप इंशाल्लाह आप अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन वाला मसला नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। आप जो वेबिनार देख लें और वेबिनार देख के आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा बोले। हाँ वालेकुम सर। सर मैं ये बोल रहा था, आप बोले ना स्लाइड का पूछूंगा क्यों डाली, तो सर हम प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हुए जब हम स्लाइड के बारे में बता दें फिर भी क्वेश्चन होगा। नहीं 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 नहीं, आप बता दें। भाई फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल एथिक्स लिख दिया या वर्क प्लेस एथिक्स लिख दिया। वर्क प्लेस एथिक्स के मतलब क्या हुए कि आपने जो है वो चीज़ों को रूल के साथ समझा दिया उसके अंदर। तो आपने बताया कि भाई ये प्रेजेंटेशन जो है ये डिपिक्ट कर रही है, दिस प्रेजेंटेशन, दिस स्लाइड डिपिक्ट दिस थिंग। ये स्लाइड इस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है, तो मसला सॉल्व है। होते हैं ना कुछ लोग अननेसेसरी स्लाइड्स डालते हैं। 8-10 स्लाइड्स मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। 8 या 10 स्लाइड्स, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप वैसे ही उसको रख रहे हैं तो ज़रूरत क्या है? बात समझ में आ रही है आपके? सर मिनिमम कितने टाइम की होनी चाहिए? 8 to 10, 10 मिनट की बहुत से बात। आप मुझे वीडियो शेयर करवाएंगे, आप मुझे वीडियो शेयर करवाएंगे, टॉपिक बताएंगे, आपको पहले एक्सेल फाइल मिल जाएगी। एक्सेल फाइल के अंदर टॉपिक लिखेंगे और उसके बाद जो है आप वीडियो बना के इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते दे दें, उसके बाद वाले हफ्ते दे दें। सही है। तो ये ग्रेडिंग जो है फिर मैं उसके हिसाब से कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा कि क्या है क्या नहीं किस हिसाब से। तो आपको ग्रेडिंग के रूल भी बता दूंगा मैं। ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं सर आपने प्रेजेंटेशन हमारी कैसे एवेल्यूएट की, हमें पता ही नहीं था, या किस तरह से एवेल्यूएट करते हमें पता ही नहीं था, या क्या था। तो ये वाली बात है, आप अपनी चीज़ों को फुल एक्सप्लेन कर दें, दैट्स इट। हाँ, कोई गैप ना छोड़े उसके अंदर, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो और भी कोई क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा मुझसे, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। जी सर, जी सर। चलें। अच्छा बेटा, इसमें क्या है, सेटअप अ पर्सनल फायरवॉल। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आपकी आउटलाइन के अंदर थे, और उसको देखते हुए मैंने इनको निकाला, और निकालने के बाद जो है इसको इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, सेटअप फायरवॉल होता क्या है, ये कोई बताएगा? फायरवॉल क्यों यूज करते हैं? एनीवन? तो प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सही है। और कोई सिक्योरिटी और? सर अटैक से बचने के लिए। अटैक अटैक से बचने के लिए। बिल्कुल बेस्ट है। और कोई क्लियर बताएगा? बिल्कुल सर अनऑथराइज फॉर कनेक्शन से सिक्योरिटी। जो है वो। बिल्कुल ठीक है। अनऑथराइज जो कनेक्शन होता है इस्टेब्लिश करते हैं इंटरनेट में, उससे बचने के लिए। और कोई? बिल्कुल सही है, आपका 90% जवाब सही है। और कोई? एनीवन एल्स? लिखा हुआ है, सब सामने लिखा हुआ है। जी पॉइंट नंबर 10 पढ़ दें, ये जवाब है। जी पॉइंट नंबर 10 पढ़ दें। सर प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो है वो मतलब अगर हम यूज कर सकते हैं। हाँ देखें, आपके पास क्या है, आपने बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की हुई हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करती हैं, आपको बगैर बताए आपकी इंफॉर्मेशन जो है ब्रॉडकास्ट करती हैं सर्वर्स को। और वो सर्वर्स पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, और कलेक्ट करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। उसके अंदर आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी के बंदे हैं उसमें आपको लाई करता है वो। सही कि बेसिकली यू लाई इन दिस कैटेगरी, दैट्स अ सीरियस सीरियस प्रॉब्लम। तो आप इसके लिए गूगल एनालिटिका, आपको पता है पूरे केस का। उसकी क्या वजह थी कि फेसबुक के अंदर एक फीचर था जिसमें ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें जो है उन्होंने डाली हुई थी, और वो फीचर जो है थर्ड पार्टी का था, और वो थर्ड पार्टी एक्सेस जो है वो गूगल एनालिटिका ने ले लिया था। तो अब हुआ क्या, ये फीचर जैसे ही उसके अंदर आया तो फेसबुक के जितने भी यूजर्स हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन कैटेगराइज होकर गूगल एनालिटिका के पास चली गई। सही। और उससे कैम्ब्रिज एनालिटिका, सॉरी,
कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास चली गई और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, और उनको पूरे दिमाग, पूरी दुनिया के लोगों का माइंडसेट का आइडिया हो गया कि इस जगह का ये माइंडसेट है, इस जगह का ये माइंडसेट है। बिजनेस का आइडिया हो गया, लाइक्स एंड डिसलाइक्स का आइडिया हो गया। और ये बड़ी बात खतरनाक है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को पढ़ लें, अगर आप किसी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप किसी इंसान को पढ़ लें, जान लें इसका ये नेचर है, सही है, तो उसके बाद आपको उससे मिलने की भी जरूरत नहीं होती। वही वाली बात है ना कि पहाड़ से गिरा हुआ आदमी जो है वो खड़ा हो सकता है, मगर नजरों से गिरा हुआ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि एक दफा आदमी को आप जान लें, वो उसके बाद जो है उसकी वैल्यू आपकी निगाह के सामने खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्राइवेसी। अगर आप किसी लड़की को या किसी लड़के को, अगर कोई दो गर्ल्स हैं, एक गर्ल दूसरी गर्ल को जान लें कि ये लड़की जो है वो सही नहीं है या इसकी सोच सही नहीं है, तो वो होता क्या है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़की से मिलना छोड़ देती है, लाइफ टाइम के लिए मिलना छोड़ देती है। समझ में आई बात आपके? तो वो वाली बात है। तो इसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जब नेट पे जा रही है तो आपको कैटेगराइज कर देते हैं आप किस टाइप के इंसान हैं। ये चीज़ बहुत अलार्मिंग होती है और ये पसंद नहीं की जाती पूरी दुनिया के अंदर, और इस बात पे फेसबुक को पैसे भी भरने पड़ गए, कि पेनल्टी भी देनी पड़ गई। तो फायरवॉल करता क्या है एक्चुअल के अंदर, कि आपके अनऑथराइज एक्सेस और कनेक्शंस को रोकता है। जब आप गूगल प्ले के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल आपकी क्या कर रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपके फोटोज भी ले रहा होता है, अब वॉइस भी कनेक्ट कर रहा होता है, वॉइस भी जो है वो आपकी सुन रहा होता है। हर चीज जो है वो आपकी रिकॉर्ड कर रहा होता है वो मोबाइल, आपका अपना पर्सनल मोबाइल। और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर को ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, जिसका वो पता ही नहीं होता। सही है। आपके पास पहले लिंक कितना था, 56 kbps। अब लिंक कितना है, 2 MB तो होगा एटलीस्ट हर एक के पास। सही है। तो 6 MB भी लोगों के पास, 10 MB भी सबके पास, और उसके बावजूद आपके पास वो कनेक्शन कम पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है, ये सारी सॉफ्टवेयर जो है ये ब्रॉडकास्ट कर रही होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। और फायरवॉल एक वाहिद ऐसी चीज है जो क्या करता है, इसको रोक देता है। तो वो बताता है कि ये सॉफ्टवेयर एक्सेस चाह रहा है, ये सॉफ्टवेयर एक्सेस चाह रहा है, मैं दूं या ना दूं, और से पूछता है। तो आपको पता लग जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा है आपके मोबाइल के थ्रू। अगर आप उसको स्टॉप कर देते हैं तो वो कनेक्शन जो है वो अपने सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाता, इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाता। बात समझ में आ गई आपके? जी। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? बात समझ में आ गई फायरवॉल का काम क्या होता है? तो ये तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। पर्सनल फायरवॉल इज इनेबल, रन द पर्सनल फायरवॉल, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। ये फायरवॉल होना ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल जो है वो फाइनल एग्जाम में कैसे आएगा? अब वो सवाल ये लिखा हुआ, विच प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर शुड हैव टू एक्सेस टू द इंटरनेट, विच प्रोग्राम शुड नॉट। सही है। तो ये इसका इस जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने फायरवॉल से रिलेटेड चीज़ें बतानी है, और फायरवॉल से रिलेटेड चीज़ें जब आप बताएंगे तो आपका ये जवाब सही हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी स्टूडेंट को? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ये केस स्टडी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये केस स्टडी है, ये पूरी केस स्टडी है, इसका ही सवाल है। चले हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, हाँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड अदर मेलवेयर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है इसका? सबसे पहले जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आप ये लेंगे, ठीक है? अच्छा, व्हाट प्रिकॉशन डू यू टेक टू प्रिवेंट viruses and other malware from infecting your computers? What new steps will you take to attempt to protect your computer? अब आप ऐसा करें, मैं आपको 5, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी 4 मिनट के अंदर, सही? आप इसको पहले पढ़ लें
और पढ़ने के बाद इसका जवाब अपने पास कॉपी में आप लिख लीजिए आप, सही है। तो या वैसे टाइप कर लें आप। सही करने के बाद मैं आपके लिए ओपन करता हूँ गूगल क्लास, उसके अंदर से जवाब दे दिएगा, जवाब सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें स्क्रीनशॉट ले लें भले, अगर आपको जो है कुछ मसला है स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर मैं ये चीज़ें जो है आपको, सवाल बहुत सिंपल सा है, नीचे लिखा हुआ है, आपके पास है 3 मिनट 30 सेकेंड है यहाँ पे। तो इसको पूरा पढ़ के जवाब दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा भी चुका हूँ, क्योंकि केस स्टडी है ये। तो आपका जवाब जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। जी क्वेश्चन ये है, व्हाट प्रिकॉशंस डू यू टेक to prevent viruses and other malware from infecting your computers? सही है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, what new step will you take to attempt to protect your computer? कौन से नए स्टेप्स होंगे जिससे कंप्यूटर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सवाल आते हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके पास आंसर सामने ही लिखे हैं आपके पास, और आपने सामने से ही देख के जवाब लिखने हैं। मेरे ख्याल से पहले सवाल का जो आंसर होगा 3 या 4 लाइनों का होगा, दूसरे आंसर का जवाब जो है 5 लाइनों का होगा मैक्सिमम। इसको पढ़ लीजिए, मीटिंग जो है खत्म होगी दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने में अपनी वॉइस म्यूट कर देता हूँ। सर क्वेश्चन 2 रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये है, हैव यू प्लेड ऑनलाइन गेम्स और डाउनलोड गेम एप्स एंड फॉलोड द एडवाइस लिस्टेड देयर? हाउ विल यू चेंज योर गेमिंग बिहेवियर नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी थ्रेट्स? सही, हाउ विल यू चेंज योर गेमिंग बिहेवियर, आप किस तरह से गेमिंग बिहेवियर को चेंज करेंगे अब दैट यू आर अवेयर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बिहेवियर, कि आपको पता लग गया कि क्या सिक्योरिटी बिहेवियर्स हैं। देखिए इसकी जो केस स्टडी है, इसका ताल्लुक जो है वो ब्लू व्हेल से, सही है। और देखिए साइकोलॉजिकल इसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया हुआ भी है साइकोलॉजी के अंदर, कि इंसान जो है 3 तरीके होते हैं इंसान के अंदर जिससे उसको थ्रिल आती है। पहला जो है वो आप जो देखता है इंसान थ्रू आइज, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर थ्रिल आती है या उसको अच्छा लग रहा होता है। नंबर 2 जो सुनता है उसके बाद,
सही है। तो आपके पास ये दो चीजें तो सेंसेस हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं गेमिंग्स के लिए। तो पहली बात ये आप देख रहे होते हैं तो आपको बहुत अपील होता है, अच्छा लगता है। नंबर टू, जो आपके वॉइस होती है आवाज के थ्रू, आपको दोबारा से अच्छा लगता है। अच्छा, तीसरी जो चीज होती है जो कि थ्रिल होती है, वो आपके पास अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसका ताल्लुक आपकी कोई एक्शन से होता है, कोई बिहेवियर से होता है, कोई ऐसा चैलेंज होता है उसके थ्रू, तो हम वो कह रहे होते हैं। तो आपका ब्लू व्हेल के अंदर जो पहला जो चैलेंजेस देते थे कि आपने ये काम करना है। अच्छा, अब वो आपके पास क्या है, एक थ्रिल है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सबसे नियरेस्ट लोकेशन पे जाना है और आपने ये काम करके आना है और उसकी फोटो आपको भेजनी है। तो ये अब इनके पास ये थ्रिल हो गई। ये काम उन्हें उन्हें काम करने को दिया, टास्क कंप्लीट करने का दिया हुआ है। तो ब्लू व्हेल पे पाबंदी लगाने का मकसद ही यही है। कुछ को कहा गया है कि आप इस जीपीएस लोकेशन पे जाएं, वहां जाके फोटो खींचे अपना। सही है। तो अब आपके पास क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो अपीलिंग चीज होती है, वो जिस चीज में थ्रिल होती है, वो इंसान को अपील करती है। सही है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? अब मैं साइकोलॉजी तो आपको इसको पढ़ा नहीं सकता। ये मैंने टॉपिक ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा है, साइकोलॉजी। और उसके अंदर मैं आपको एक चीज बस ऐड करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। वो ये है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है आपके साथ किसके साथ होती है। ये समझाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगी बात। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपके कौन से दोस्त होते हैं जिन जो आपके पास फ्रेंड फॉर एवर होते हैं। सही, ये टर्मिनोलॉजी फ्रेंड फॉर एवर आप लोग यूज करते हैं। वो कौन से फ्रेंड्स होते हैं जो फ्रेंड फॉर एवर होते हैं, जिन्होंने आपके साथ अच्छा और बुरा वक्त देखा होता है, वो आपके जो है फ्रेंड्स होते हैं अच्छे। फॉर एग्जाम्पल, सही, आपके पास उन्होंने जो है स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने आपके साथ शरारतें भी की हैं, पिटाई भी खाई खाई है इन्होंने, मुर्गाए बने हैं, फेल भी हुए हैं, क्लासेस बंक्स भी की हैं। तो ये आपके लॉन्ग टाइम जो है वो फ्रेंड्स बनेंगे, यानी कि आप बुढ़ापे तक आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। इन्होंने आपके साथ हर टाइम अच्छा बुरा गुजारा हुआ। ठीक है। इसी तरह से कौन से कपल्स होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग कहलाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग के माने वो मेड फॉर ईच अदर हैं। तो वो कपल्स कौन से होते हैं, और साइकोलॉजी ये कहती है कि जिन्होंने कोई थ्रिल होती है उनकी ज़िंदगी में। सही है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टाइम ऐसे गुजारा होता है उन्होंने, क्योंकि मुश्किल टाइम होता है। कोई एक्सपीडिशन, कोई ऐसी मुहिम जिन्होंने साथ की हो, और यानी कि वो ऐसी जगहों पे गए हों जहाँ पे खतरा हो। कोई पहाड़ियाँ से चढ़े हों। सही है। कोई ऐसा मिशन उन्होंने ऐसा किया हो, कोई कोई चीज़ साथ जो है उन्होंने की हो। लेट्स से वो डॉक्टर्स हैं और उन्होंने बहुत सारी जो है लैब साथ की हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साथ किए हैं। या इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जर्नी बहुत साथ किया है। सही है। ट्रैवल बहुत साथ किया है, बाइक पे घूमे। सही है। तो उनकी उनकी लाइफ के अंदर कोई थ्रिल हो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं। तो आपके पास क्या है, इस सवाल को उन्होंने जो घुमा कर जो पूछा है, वो यही पूछा है कि आप ये बताइए कि ऑनलाइन गेम और डाउनलोडिंग गेम ऐप एंड फॉलो द एडवाइजरी लिस्ट। तो इसकी एडवाइजरी लिस्ट जो है वो सबसे पहले ये कहती है कि आप जो गेम डाउनलोड कर रहे हैं, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आप जो भी गेम डाउनलोड करें ऑनलाइन, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो आपसे आपके कैमरे का राइट पूछेगा। यानी कि आप वो चाहते ही हैं कि आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो उसके राइट्स आपसे ले लेगा वो। इसका मतलब जब चाहे वो आपको देख सकता है। पहली बात ये, जब चाहे आपकी आवाज़ सुन सकता है। ये दो चीज़ें तो हैं। जब चाहे आपकी जीपीएस लोकेशन आप कहाँ बैठे हैं वो आपको देख सकता है। तो ये तमाम, तो ये जो राइट्स वो ले ही 41 राइट्स लेते हैं आप लोगों से, परमिशंस लेते हैं, और आप दे देते हैं खुशी खुशी। सही है। तो उसकी वजह क्या होती है कि ये आपके नुकसानदेह है। फिर उसके बाद जो चीज़ें पब्लिक होती हैं तो वो आप कहते हैं पता नहीं कहाँ से निकल गई। तो ये रीज़न ये होती है। तो आपको मैं पहले ये क्लास ओपन कर दूं जी, और उसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसका जवाब करना है क्या आपको। आपको चीज़ें मीन वाले पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन गेम्स के अंदर या ब्लू व्हेल से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी साइकोलॉजी के अंदर ब्लू व्हेल पढ़ाया है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको पढ़ने के लिए, और इसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने अभी तक खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या थी, वो यही थी। तो ब्लू व्हेल जानते तो है ना आप लोग जानते थे ब्लू व्हेल को?
जो ऑनलाइन गेम है। यस सर, हाँ यस सर। हाँ, कुछ इसमें नया ऐड करना चाहे तो ऐड कर लें, मुझे भी नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, कोई नई चीज हो इसके अंदर। सर उसके स्टेप्स थे सर कि वो आपके माइंड के साथ खेलते थे, जी। कि पहले कुछ इस तरीके के लेवल थे कि आपको मजा आता था, आपका इंटरेस्ट बढ़ता था। हम्म, आगे जाके जो है वो इंटरेस्ट को सर आपकी साइकोलॉ एक तरीके से आपको साइको बना देते थे। हम्म, फिर वो आगे इस तरीके के स्टेप्स देते थे कि जैसे आप हाथ पे कट मार के पिक्चर भेजे, हम्म। और छत पे खड़े होके जो है अपने रूफटॉप पे खड़े होके कॉर्नर पे पिक्चर भेजे, इस तरीके के सर। तो मैंने पढ़ाया है तकरीबन 2018 में पढ़ाया है ये गेम, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ये पूछ रहे थे कि सर ये सक्सेसफुल गेम्स कौन से होते हैं दुनिया के अंदर, और उसके पीछे जो है वो रीज़न क्या है। तो साइकोलॉजी के अंदर जो साइकोमोटर्स कहते हैं इस चीज़ को, और साइकोमोटर्स के हिसाब से फिर हमने इसको पढ़ाया था। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे फील करता है, क्या कुछ फील करता है। बस फिर उन्होंने मैंने कोई एग्जाम्पल भी दी एक बच्चों को, ये ओपन होने में टाइम लगा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने एक एग्जांपल भी दी बच्चों को, मैंने कहा देखें आपके पास वो कपल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है बिल्कुल ख़त्म होती है, या वो दोस्तों के दरमियान रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होती है, होती ही नहीं है रिलेशनशिप जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारा होता है, बहुत अच्छा टाइम। सही है, आपके पास सुबह उठ रहे हैं, आपके पास नाश्ता बना हुआ है, खाना बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बड़ी आइडियल सी लाइफ है। उनके दरमियान बॉन्डिंग कभी होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बॉन्डिंग होगी ही नहीं। आइडियलिज्म तो होगा ही नहीं उसके अंदर। आप समझ रहे हैं आइडियल लाइफ है, वो एक दूसरे से अपने आप को छुपा के चल रहे हैं, हाइड करके चल रहे हैं, वो आइडियल लाइफ होती ही नहीं कभी भी। इस तरह दोस्तों के अंदर है, बहुत ज़्यादा आप उनको कर्टेसी है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत आप जो है लखनवी अंदाज आप लेके चल रहे हैं, तो इनके दरमियान कभी रिलेशनशिप बनेगी ही नहीं, स्ट्रांग बॉन्डिंग कभी होगी ही नहीं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। और आप समझ लीजिए आप जनाब में ही ज़िंदगी गुजार देंगे। मगर ये कि उन लोगों के दरमियान स्ट्रांग रिलेशनशिप जैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रांग रिलेशनशिप, जिन्होंने अच्छा और बुरा बड़ा सख्त टाइम साथ देखा होता है, बहुत मारे खाई होती है टीचर के साथ, बहुत बुरा टाइम गुजारा होता है, बहुत डांटें खाई होती हैं, बहुत कुछ किया होता है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना वो होती है एकदम सॉलिड। और वो समझ लें या तो कपल्स हों या फिर फ्रेंड्स हों, वो बॉन्डिंग जो है समझ लीजिए बहुत ही स्ट्रांग होती है। साइकोलॉजी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। तो कभी भी आप ये देखिए, जिन लोगों ने जो कपल्स हैं ऐसे, जो साथ पढ़े हुए हैं लेट से, या उन्होंने ऐसा टाइम गुजारा हुआ है जो कि टाइम जो था अच्छा नहीं था, और या गुर्बत बहुत देखी हुई है उन्होंने और फिर अच्छे टाइम की तरफ गए, उनकी लाइफ जो होगी ना ऐसी होगी, यानी कि उनका दिमाग एक तरह चल रहा होगा, एक तरीके से दिमाग चल रहा होगा, और उनके दरमियान फटे का झगड़े का कोई एलिमेंट नहीं होगा। होगा मगर कन्फ्रंटेशन हो सकती है, मगर वो वैसे नहीं होगी, रूल बेस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मगर ये कि पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता। ये इंसान से नफरत नहीं होगी, रूल से नफरत हो सकती है। तो इसी तरह से ऑनलाइन गेम्स के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन गेम्स के अंदर है क्या आपके पास, कि देखिए आपके पास ये सारे 41 राइट्स आप उन्हें दे देते हैं, एक लफ्ज़ में मैं बताऊँ आपको, और 41 राइट्स की वजह से आपका कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं, साउंड यूज़ कर रहे होते हैं, जीपीएस लोकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करवा रहे होते हैं, और बिजनेस लोगों से ले रहे होते हैं। सॉफ्ट तो सॉफ्टवेयर देते आपको फ्री देते हो, सॉफ्टवेयर के कोई पैसे नहीं होते, वो फ्री होती है, मगर उसके अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन के पास होती है वो बड़ी प्रीशियस होती है। आपका फ़ोन कहीं पे भी रखा हुआ है, आप पिक्चर्स आपकी जा रही हैं पता ही नहीं है आपको। हाँ, अगर ये फैसिलिटी हो कि आप फ़ोन के अंदर फायरवॉल लगा दें, सही है, आप फायरवॉल जो है वो आपसे हर सॉफ्टवेयर का पूछे कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस करना चाह रहा है, करूँ या ना करूँ, और सेशन के बाद उस फायरवॉल उसके कनेक्टिविटी को रोक दे। सही, इंटरनेट कनेक्टिविटी को रोक दे, यानी जब आपको यूज़ करना हो जब भी कनेक्ट करे इंटरनेट, वरना उसको रोक दे। तो ये फिर अच्छा हो सकता है, मगर ऐसा होता नहीं नॉर्मली। तो आपने जो है वो क्वेश्चन जो आपके सामने, सही है, तो अब ये भी आंसर जो है आप इसको स्नैपशॉट ले लें, भले ये डॉक्यूमेंट में आपको गूगल पे भी शेयर करवा देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई गूगल जो है क्लास में काफ़ी स्लो चल रहा है। हो सकता है कि सबकी सब क्लासेस जो हैं पूरी दुनिया में शुरू हो गई हैं इस टाइम पे,
9 बजे का टाइम हो रहा है, इस वजह से स्लो चल रहा हूँ। मगर मैंने इसका जवाब बता दिया आपको कि जवाब इसका होगा क्या। आप लोगों ने किसी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है पहले? जी, किसी ने साइकोलॉजी स्टडी की है बैचलर्स में? कोई भी नहीं है? सेफ गार्ड अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थेफ्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आपके आउटलाइन के अंदर मौजूद है कि आप किस तरह से सॉफ्टवेयर थेफ्ट को जो रोक सकते हैं। सही है, कैसे बता सकते हैं? तो इसमें जाहिर सी बात है प्रोडक्ट एक्टिवेशन हो सकती है, इसके बाद आप बता सकते हैं क्या वो सॉफ्टवेयर तो आप दे दें, मगर उसका जो लाइसेंस है वो जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर डालें वो वहाँ पे कंफर्म करे, उसके जीपीएस कंफर्म करे, हर चीज़ कंफर्म करे। ऐसा हो सकता है। लाइसेंस एग्रीमेंट है। License agreement is a right to software that you do not own the software. आप जो है मालिक नहीं है इसके, यानी किसी चीज़ के ओनर नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओनर के माने ये हुए अपनी कॉपीज आप निकाल के उसकी सॉफ्टवेयर की मार्केट में बेच रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। सही, उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं कर सकते। अच्छा, इसको हम कहते हैं यूला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, यूला कहते हैं। तो आप इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है आउटलाइन के अंदर मौजूद है, ये जवाब मैंने यहाँ लिख दिया है। हाँ, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, ये भी क्वेश्चन मौजूद है मगर दूसरे नाम से। इंफॉर्मेशन थेफ्ट के माने ये है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाए, रिवील हो जाए। मैं आपको इंफॉर्मेशन थेफ्ट की बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपको दिखा देता हूँ बल्कि, ताकि समझ में आपको आसानी से आ जाएगी। चलो भाई, आगे। कुछ हो गया है जैसे मुझे लगता है ये। अच्छा, मैं आपको जब तक मुझे ऋतिक की स्पेलिंग में आती नहीं है। ऋतिक है, पता नहीं कौन है। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन हेल्थ, हेल्थ इश्यूज। हाँ, अब आपके पास देखिए, अब मुझे ये डेट नहीं पता है किस टाइम की डेट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी है, ये 2019 की है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद जो है वो ये नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ एक सेलिब्रिटी है और एपटेक का जो है ये मालिक है। और एपटेक जो है पाकिस्तान, एपटेक इंडिया, एपटेक ओवर द वर्ल्ड, उनके ये मालिक हैं, ओनर है। और होने के बाद जो है इनको सबसे बड़ा मसला हुआ क्या? सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इनकी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है बगैर किसी बताए, बगैर किसी को बताए हुए वो पब्लिक कर दी गई। यानी कि इनकी बीमारी की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हुआ कि बॉलीवुड को पता लग गई। जब बॉलीवुड को पता लग गई तो बॉलीवुड ने क्या किया, इनको काम देना बंद कर दिया। काम देना बंद करने का मतलब क्या है आपके पास कि इनकी जाहिर सी बात है कि नई नई मूवीज के अंदर नई जगहों पर इसको जो है जो रोल मिलते थे वो सब बंद हो गए। जब बंद हो गए तो इसने क्या किया कि इसको ये बात बुरी लगी कि भाई हाँ, बीमार तो मैं हूं ना, तो ये चीज़ों को पब्लिक किया किसने? तो इनके पास लीगली राइट है कि जिसने पब्लिक किया उसको कोर्ट में ले जाएं कि आपने मेरे मुतालिक जो इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील की है
इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। सही, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपने रिवील की इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, उसकी वजह से मेरी जिसे बोलते हैं क्या कहते हैं इसको, एक लीगल टर्म है, उसकी वजह से जो है मेरी बिजनेस को या मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, तो ये आप कह सकते हैं। तो कहने का मकसद ये, उससे फ़ायदा ये होगा, उससे ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सॉरी, नेक्स्ट टाइम जो है वो होगा क्या कि इस तरह की कोई न्यूज़ जो है बंदा पब्लिक नहीं करेगा, इस तरह की कोई न्यूज़ बंदा पब्लिक नहीं करेगा। तो इस तरह की न्यूज़ देखें, ये तमाम आ रही है, ऋतिक रोशन सफर फ्रॉम क्रॉनिक सबड्यूरल हेटोमा, टाइप ऑफ हेटोमा यूजुअली। अब ये पूरी बीमारी आ रही है, अब बीमारी की वजह से क्या, उनके कैरियर दांव पे लग गया, कोई इनको रोल दे नहीं रहा, कोई इनको इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहा जिससे इनको बिजनेस मिले। तो उसकी रीज़न क्या हो, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ ये क्या है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं और कई लोगों की एग्जांपल दे सकता हूँ जो जिनको इस तरह की न्यूज़ की वजह से लोग काम नहीं देते। लेट्स से आपके पास पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी पुरानी, जो नाम याद नहीं, मिशी खान। तो मिशी खान जो है वो, मैं लिख देता हूँ, मिशी खान, हो सकता है आप लोग जानते हो या ना जानते हो। तो इनको जो है आपके पास कैंसर है, सही, ये आपके पास आ गया, सही, 2016 की। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रॉड केस भी आ गया, मिश्री खान वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गई, तमाम चीज़ें लिखी भी आ गई, मगर इनकी सर ये तो वो अली जफर वाली है ना, जो केस आया था। नहीं, वो पता नहीं कौन है, वो तो मीशा मीशा शफी है, वो है मीशा शफी। तो मिशी खान जो है एक पुरानी एक्टर है काफ़ी ज़्यादा। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो आपकी डिफेमेशन के लिए लोग यूज़ होते हैं, डिफेमेशन के लिए, हाँ, ये डिफेमेशन के लिए यूज होते हैं लोग। तो डिफेमेशन की वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम में आते हैं। तो अब इनको क्या था, कैंसर था। अब कैंसर की वजह से जो है क्या है, इनको मीडिया इंडस्ट्री ने इग्नोर कर दिया कि भाई हम इनको नहीं ले सकते। और वजह क्या है, उनकी जाहिर सी बात है अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो पता लगी किसी को। तो ये डिफेमेशन की वजह से किसी ने भी इनको काम देना, किसी भी इंडस्ट्री ने इनको काम देना जो है रोक दिया। एड में नहीं लेते, यहाँ नहीं लेते, वहाँ नहीं लेते, 10,000 तरह के केसेस थे। तो पॉइंट जो है वो यही है, वो सब के सब इसमें आता है, इसमें आता है। सही है, तो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कोई बंदा जो है वो निकाल कर पब्लिक कर दे कहीं, तो फिर जो है आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में ले जाएं उसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल पक्की बात है ये। इसी तरह से आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है निकाल के कोई पब्लिक कर दे, इसको यूज़ कर ले, तो ये क्राइम में आता है। तो इंफॉर्मेशन थेफ्ट जो है आपके पूरा कैरियर को ख़त्म कर देता है। इंफॉर्मेशन थेफ्ट इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये, सही है, इस वेरी वेरी डेंजरस। यानी समझ लीजिए कोई अच्छा खासा इंसान भी को है अब पागल बना सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थेफ्ट जो है वो इज़ नॉट रियली गुड। और ये इसका कोई इलाज नहीं है अनटिल अनलेस जो है आप उसको कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं, और उसके बाद जो है इस चीज़ को उस बंदे को पेनलाइज करवाएं कि ऐसा है ऐसा नहीं। अली जफर और मीशा शफी का केस यही है। तो हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैं जानता भी नहीं दोनों को कौन है, मगर ये केस मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर जो है इलीगल जो क्या कहते हैं, हैरेसमेंट का केस था वो। और हैरेसमेंट के केस के अंदर हालांकि दोनों माशाल्लाह बच्चे दोनों के जवान हैं, 9 मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी पैसों के लिए जो है ये चीज़ हुई ऐसे। अब मुझे डिटेल्स नहीं पता, मैंने जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ आपके सामने, मगर जब वो चीज़ साबित ही नहीं हुई, किसी तरह साबित नहीं हुई, तो अब जो है डिफेमेशन का जो है वो केस 2 अरब रुपए का जो है उसने किया हुआ है, क्या नाम है, अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ, कि आप जो है इतना पैसा दें हमें, कि आपने हमें बदनाम जो किया है उसका पैसा दें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मानी जाती हैं, इसकी कोर्ट के अंदर इसकी वैल्यू है। अच्छा, सेफ गार्ड भी है इसके अंदर। अच्छा, इंक्रिप्शन, इंफॉर्मेशन से बचने के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैसेज होते हैं, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपको याद है? जी बताइए, याद है या नहीं है याद? सर आइडिया है सर इसका, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। हाँ, आइडिया है आप लोगों को।
इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है वो करता क्या है, आपके मैसेज को जो है, नॉर्मल मैसेज को जो है वो साइफर में कन्वर्ट कर देता है, और साइफर जो है आप कहीं पर भेज सकते हैं उसको, और उसके बाद जो है जब तक वही एल्गोरिथम लगाएंगे उसमें तो वो डिसाइफर करेगा, मैसेज रिसीव हो जाएगा। ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अगर इंफॉर्मेशन थेफ्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएँ आपके पास मौजूद हैं। सेफ गार्ड अगेंस्ट इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाए आपके पास आंसर मौजूद है। इंक्रिप्शन से रिलेटेड चीज़ें आपके पास आंसर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या, सेफ गार्ड अगेंस्ट इंटरनेट एंड नेटवर्क अटैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आउटलाइन के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर आंसर से बताए हुए मेथड फॉर टेक प्रोटेक्शन कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस नेटवर्क फ्रॉम अटैक इंक्लूड द फॉलोइंग सिक्योरिटी डिजाइन प्रिंसिपल, use antivirus software, be suspicious of unsolicited email, HI attachment, scan removable media for malware before using it, implement firewall solution, backup regularly. Antivirus program can, in addition to protecting against viruses, other malware. Many antivirus programs also include protection from DOS and DDoS. जो डिटेल ऑफ सर्विसेज जो है हमारे पास ये मौजूद है, उसके मतलब ये कि जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो आप क्लिक कर रहे हैं, आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, डिवाइस पे क्लिक कर रहे हैं, वो वैसे काम नहीं कर रही, आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तो इस सेफ गार्ड अगेंस्ट इंटरनेट एंड नेटवर्क अटैक्स जो है ये मौजूद है। इसके सोल्यूशन सिक्योरिटी डिजाइन प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ लिखे हैं। सही, कौन से उसूल हैं जो आपको सेफ गार्ड करते हैं, वो ये है रूल्स। एंटीवायरस कैसे रूल करता है, ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आप इसको आंसर जब लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये क्लियर है आप सबको? मैं पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन आंसर इस वजह से ताकि आपको इजी हो जाए कि आपने आंसर लिखना क्या है। इज दैट ओके टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस सर, काफी हद तक। हाँ, Yes. तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बने मिल जाएंगे ना, तो आपका समझिए मुझे भी आसानी हो जाएगी, और नंबर 2 ये कि आपके भी दिल को सुकून होगा कि हमारे नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, अगर अपनी मर्जी से आपने लिखना शुरू कर दिया तो वो चीज़ जो है सर फिर बोले। ये आप शेयर करेंगे? बेटा अभी दे रहा हूँ मैं, असल में सारी दुनिया में क्लासेस में शुरू हो गई हैं या क्या हो गया है तो वो आपके सामने ही है। तो गूगल क्लासरूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हार्डवेयर फायरवॉल। देखें, हार्डवेयर फायरवॉल एक कंप्यूटर होता है जो जितने भी इनके नेटवर्क के अंदर लोग होते हैं अवेलेबल, तो उसमें देख रहा होता है कि किस नेटवर्क के किस कंप्यूटर को कौन सी फायरवॉल अलाउ करनी है। सही है, तो ये राउटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कौन से कंप्यूटर को कौन सी वाले वेबसाइट अलाउ करनी है आपको, तो ये फायरवॉल काम करता है, हार्डवेयर फायरवॉल होता है। और हार्डवेयर फायरवॉल काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। सही, और राउटर्स भी इससे काम कर सकते हैं। राउटर्स बता दें अगर कि भाई यहाँ यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते आप, तो ये हार्डवेयर फायरवॉल के तौर पे काम राउटर कर सकता है। अच्छा, सिक्योरिटी सूट क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी टूल्स आर अवेलेबल टुगेदर एज अ यूनिट। These programs often are called internet security programs. A security suite is a collection of individual security tools. अच्छा, इसमें क्या है कि एक ऐसा सिक्योरिटी टूल है जो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की कलेक्शन है। सही, कलेक्शन के माने ये कि उसके अंदर आपके पास सी क्लीनर भी है, उसके अंदर रिस्ट्री एडिट भी है, उसके अंदर वायरस क्लीनर भी है, इस तरह चीज़ें मौजूद है। अच्छा, मिनी फीचर वायरस वर्सेस मेलवेयर क्वेश्चन मौजूद है आपके पास, मैंने आपको दिया हुआ है, मैंने दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर वायरस और मेलवेयर के दरमियान डिफरेंस पढ़ाया भी मैंने। जो समझ लीजिए फाइनल की तैयारी मैंने शुरू करवा दी आप लोगों को, और जो टॉपिक्स बाकी हैं वो भी मैं करवा के, और इंशाल्लाह जो है अच्छा, सिक्योरिटी टूल फायरवॉल। सही है, तो फायरवॉल के अंदर क्या है, ज़ोन अलार्म रिस्क। तो आप जो है ये आप देख सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी हैं जो आपके कंप्यूटर्स को जो है बताती हैं कि इसमें मसला क्या है, कंप्यूटर में रिस्क कैसे है, क्यों है। सही है, वो आपके पास फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है। तो सिक्योरिटी टूल के अंदर नंबर 1 है फायरवॉल, नंबर 2 है पर्सनल फायरवॉल। आप फायरवॉल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल ज़रूर करें, मोबाइल पे ज़रूर इंस्टॉल करें। सही है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा
बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि कौन से सिस्टम के अंदर कौन सी फायरवॉल, कौन सी सॉफ्टवेयर आपकी इंफॉर्मेशन जो है रिवील कर रही है। ठीक है, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसकी पिक्चर है, जानते होंगे आप फायरवॉल हाउ इट वर्क्स। ओके बेटा, अब ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ये देख रहे होते हैं, ये वाला टॉपिक, ये वाली जो चेक लिस्ट है, अ, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम स्टूडेंट को जान लेते हैं कि उसका दिमाग है किधर, उसके दिमाग की कंस्ट्रक्शन क्या है, या उसके दिमाग के अंदर जो है अच्छाई और बुराई की तमीज़ है कि नहीं। सही है, तो इस चेक लिस्ट के थ्रू हमें पता लग जाता है। और ये चेकलिस्ट जो बड़ी ज़बरदस्त सी चेकलिस्ट बनाई हुई है, तो इसके अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, और उस क्वेश्चंस के अंदर जी, इसके अंदर क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के अंदर पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है, एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एम्प्लॉय टू वेयर बैजेस दैट ट्रैक देयर वेयर अबाउट्स व्हाइल एट वर्क्स। जी आप बताइए, सही है कि गलत है। सर गलत है। और कोई? जी बोलिए। एक सवाल का जवाब आ गया, अब उन्होंने कहा कि ये गलत है। और कोई? सर गलत है सर सर, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। जी जी। सर मेरे हिसाब से सिचुएशंस के हिसाब से हो सकता है। अगर अच्छा। एम्प्लॉय आपका काफी कहीं ऐसी जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह में जाके कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको उनका ट्रैक तो रखना चाहिए। थ्रेड शो रखना चाहिए। चलें आगे बाद, 3 लोगों ने कहा गलत है, एक ने कहा डिपेंड करता है कंडीशन पे। जी और बोलिए। और कोई आंसर? हमारी गर्ल्स नहीं है? Yes, sir. जी बेटा बताओ। जी, I also support this answer कि it depends on the kind of work हो। ठीक जैसे है, कि अगर कोई बहुत बड़ी कोई प्लॉट पे काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी पता चले कि हमारे एम्प्लॉयज कहाँ पे हैं। बिल्कुल बेस्ट है। और बताइए। चले मैं टाइम सेव करूंगा, 10 बज रहे हैं। पहली बात जो है वो ये है कि आपके पास मैं कराची की एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, कराची के एग्जाम के अंदर जो मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, उसको कंपनी मोबाइल दे देती है। सही है, आप लोगों ने बहुत नॉर्मल सी बात होगी आप लोगों के लिए, आपने देखा कि उन्होंने कहा यार मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है,
और मुझे कंपनी ने जो मोबाइल दिया हुआ है उसके अंदर बैलेंस भी दिया हुआ है, तो आप कहेंगे वाह ज़बरदस्त बेहतरीन, अरे यार तुम्हारे तो मज़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, आप लोग बहुत उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के लोग जो है क्योंकि मार्केटिंग के अंदर नहीं होते और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं होते, उनको इस चीज़ का बहुत कम पता होता है, ठीक है। मगर जो बीबीए के लोग होते हैं उनको पता ज़्यादा पता होता है, तो वो ये बातें कह रहे होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि आपके पास जो कंपनी वाले आपको मोबाइल देते हैं, तो उसके बाद यूफोन की सर्विस होती है ट्रैकिंग की, वो ऑन करवा देते हैं। अच्छा, और ऑन करवा देते हैं, उन्हें तो पता लगता रहता है आप कहाँ हैं इस वक्त। तो आपके पास मार्केटिंग वालों की जॉब आए दिन जो है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी जॉब जो है ख़त्म हो जाती है, वो निकाले जाते हैं। उनको पता ही नहीं लग रहा होता कि यार हमें निकाला क्यों गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक थी। बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं क्या बात है। और बहुत सारे बॉसेस होते हैं कि वो पूछते हैं इस टाइम पे आप कहाँ थे, तो वो कहता है अगर वो घर पे सो रहा होगा तो वो कहता है नहीं नहीं इस टाइम पे मैं यहाँ पर था मैं। अच्छा, अब उसको सब इंफॉर्मेशन पता होती है कि आप असल में घर पे थे या आप असल के अंदर मार्केट के अंदर थे, कहाँ थे। तो वो बंदा जो क्या कह रहा होगा, आप इस वक्त कहाँ थे, और घर पे सो रहा होगा वो। उसने कहा नहीं मैं इस वक्त इस बाजार में था। अच्छा, इसको बाजार में थे आप। तो उसको सब पता होता है कि मैनेजर को कि आप जो है वो क्या कहानियाँ उनको सुना रहे हैं। तो होता क्या है कि वो आपको फ़ोन तो देते हैं मगर उनको सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग रही होती है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वहाँ पे हद तक सही है। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं सीआईए वालों की। तो सीआईए जो है आपके पास अमेरिकन सीआईए, तो वो क्या करते हैं कि आपके पास बॉडी के अंदर आपको इंजेक्ट कर देते हैं, सही है। ट्रैकिंग डिवाइस, वो ट्रैकिंग डिवाइस जो है ग्लोबली आपके लिए एक्सेसिबल होती है। आपके पास सैटेलाइट लोकेशन तमाम चीज़ें आपको पता लग रही होती हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा भी नुकसान भी है। अगर आपके पास वही इंफॉर्मेशन किसी तरह से कोई और बंदा एक्सेस कर ले उसे, तो उसको पता लग जाएगा कि अमेरिका में सीआईए एजेंट जो है दुनिया में कहाँ कहाँ फैले हैं, सही है। तो उनको बहुत जल्दी पता लग जाएगा और उनको मारना भी आसान होगा फिर। तो कहने का मतलब यही है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जाके डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये सही है, वो आपके पास अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर भी आप जो है अपने बैजेस लगा दिए, आईओटी बेस्ड बैजेस लगा दिए। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास जो सीएनआईसी है, आपके पास पाकिस्तान का सीएनआईसी है। तो सीएनआईसी जब एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं आप, तो सीएनआईसी जैसे आप एंटर होते हैं तो आपकी जो सीएनआईसी है या आपके पास जो पासपोर्ट है, इसके अंदर RFIDs लगी हुई होती हैं, आपको बताती हैं कि इस वक्त आप हैं कहाँ पर, क्या कुछ है। तो इंटेलिजेंस वाले क्या करते हैं कि आपकी लोकेशंस को बार बार वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या है, कौन से एरिया की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या कुछ है। तो उनको पता लग जाता है। अगर आउट ऑफ बाउंड एरिया है और उसके अंदर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप पैसेंजर हैं और आप अपने एरिया की तरफ रहने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फ़ौरन वो आ जाएंगे कि भाई मसला क्या आपके साथ, आप आएँ ज़रा हमें जवाब दें। तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं फिर। तो कहने का मतलब ये डिपेंड अपॉन द कंडीशन, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। मगर नॉर्मली जो है हमारी पब्लिक को अगर चीज़ें हम पब्लिकली बता दें तो वो काम करें जो सूटेबल नहीं होता। बहुत अजीब अजीब से काम करें, हमारी पब्लिक जो है ना पाकिस्तान की, वो अजीब ही चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद है अ सुपरवाइजर रीड एन एम्प्लॉय ईमेल मैसेज। सुपरवाइजर रीड एन एम्प्लॉय, ये बहुत कॉमन सी बात है। ये बताइए कि आपकी ईमेल्स को आपका बॉस पढ़ रहा था, कैसा लगेगा? जी बताइए। आपकी सर ईमेल्स, बुरा ही लगेगा। हाँ आपकी ईमेल्स को आपका बॉस पढ़ रहा है। देखिए बहुत कॉमन बात है गलत ये, है सर। बहुत ज़्यादा कॉमन बात है ये आजकल के दौर में, बहुत ही ज़्यादा। कि आपके पास लेट से आपके पास है @DSU.edu.pk। अच्छा, ये आपके पास है, ये आपके पास NEDUET.edu.pk या ICRA.edu.pk। तो इसके अंदर जो आपके पास डोमेन्स होते हैं, तो आपके पास सारे की सारी इंफॉर्मेशन एक कॉपी के तौर पे आपके पास आ रही होती है। तो आप सर्वर पे बैठ जाएं, आपको रीड करना है तो आप हर एक की ईमेल बैठ के देख रहे होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी दो बातें नहीं है, सही है। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। जब ईमेल को डिलीट करते हैं तो उसका एड्रेस जो है वो आपके पास से तो हट जाता है, सही है। वो ईमेल डिलीट नहीं होती एक्चुअल में,
सही, वो ईमेल सर्वर पर ही रहती है, तो आप लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ों का। वो चीज़ सर्वर पे ही रहती है, उसका एड्रेस आपके पास से हट जाता है। और वरना ये कि असल में अगर सर्वर से डिलीट हो रही हो तो बाकायदा डिलीट होते हुए दिखाई दे आपको, डिलीट होता हुआ जो बार है वो चले, वो असल में डिलीट नहीं हो रही होती, अब उसका एड्रेस हट जाता है बस वहाँ से। उसके बाद क्या है, ये दैट इज अनएथिकल, जाहिर सी बात है, आपने सही जवाब दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एन एम्प्लॉय यूजेस हिज कंप्यूटर एट वर्क टू सेंड ईमेल मैसेज टू फ्रेंड। जी ये भी कॉमन है या नहीं है? आपको ऑफिस में कंप्यूटर मिल जाता है तो आप उसमें चिट चैट भी करते हैं, फेसबुक भी ऑन कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी ऑन कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। ट्रू। ये ट्रू है सर। इज दैट गुड और बैड? जी बताइए। देखें, जब आप चिट चैट करते हैं फेसबुक पे, तमाम किसी भी जगह पे आप चिट चैट कर रहे होते हैं, वो सारा अगर आपके पास कोई लिंक उसने भेजा और आपने उसने कहा यार ये वीडियो देखो, और आपने व्हाट्सएप पे जाके वो वीडियो क्लिक कर दी, जैसे आपने क्लिक की आपकी लोकेशन पता लगी उसे। नंबर 2 ये कि उस वीडियो के साथ जो लिंक था ओपन हो गया और आपका जो लिंक है उसके लिए ओपन हो गया। तो अब हुआ क्या कि आपकी जो पोर्ट है, कंप्यूटर की जो पोर्ट है, वो उस एक्सटर्नल के लिए ओपन हो गई, सही, आपके दोस्त के लिए ओपन हो गई। अब वो आपके थ्रू, आप कंप्यूटर के थ्रू उस कंप्यूटर के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर घुस जाएगा वो, और घुस जाने के बाद सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि वर्क प्लेस के अंदर आपको मना किया जाता है कि अपना फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह की कोई चीज़ें आप यूज़ ना करें। बहुत स्ट्रिक्टली आपको मना किया जाता है। आप कहते हैं हमें पता है, सब कुछ पता है, ये बात होगा, मगर मैंने कहा कि आपको बहुत छोटी छोटी सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, उसको आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर आप क्या करें, लिंक करवाएं, और लिंक करवा के कोई फोटो या इमेजेस भेज दें। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की पोर्ट उस बंदे के लिए खुल जाएगी, और उस पोर्ट के थ्रू जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा वो। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि आप इसको ना करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स? जी बताइए। ये तो unethical हुआ because you're just pretending to be someone, right? करेक्ट। एनीवन एल्स? Anyone else? Basically, someone is sending message to his friends or colleague regarding anything. I've experienced the same thing with my colleagues too. My friend sent me an invitation to join his birthday party. Okay, and then he BCC to the boss, and then I told him that I have to go for lunch. But the thing is that that person doesn't allowed me, यानी कि बॉस ने जब मुझे अलाउ नहीं किया कि आपने कहीं जाना है, मैंने कहा खाने के लिए जा रहा हूँ, कहा नहीं जाना है आपको। तो मैंने कहा क्या वजह है, तो उन्होंने कहा नहीं ये बंदा भी जो है खाने के लिए गया हुआ है। हालांकि बीसीसी उस बंदे ही नहीं किया है उसको, जिसकी बर्थडे है उसने ही बीसीसी के अंदर जो है वो बॉस को लिखा है, और उसने ही हम 2-3 लोगों को जो है ईमेल की कि मेरी बर्थडे है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हम सेलिब्रेट कर लें, तो आप लोग आ जाना। तो पॉइंट क्या हुआ कि बॉस को पता है चीज़ों को कि आप लोगों ने बर्थडे के लिए जाना है, और वो जो 3 लोग हैं जिनको बुलाया है उसने बर्थडे अटेंड करने के लिए, तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं और वो बंदा खुद चला गया। ठीक है, द थिंग इज दैट, तो इस तरह की चीज़ों से जो है कोई बंदा किसी के खाने का भूखा नहीं होता। पहली बात ही, आप अगर खुशियाँ बांटेंगे तो आप खुश होंगे, अगर आप चला के दिखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे परेशानी होंगी। तो कहने का मतलब यही है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरी बर्थडे आई तो मैंने क्या किया, पीएन को ऑर्डर दे दिया कि आपने इतना जो है वो बिरयानी ले आनी है, और उसके साथ ये चीज़ें लानी है आपको, तो आप हर एक की टेबल पे रख देंगे। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक थी, उसमें कोई मसले वाली बात थी नहीं। आपने पीएन को पैसे दिए, और पीएन ने क्या किया कि वो जाहिर सी बात है बिरयानी और उसमें मीठा जो है वो साथ में ले जाके उनकी टेबल पे रख दिया। तो इसमें ना मेरी
उससे ये पता लगा कि इस बंदे का दिल साफ है और ये वाकई के अंदर जो है वो इस तरह से काम करना चाहता है। मगर इस तरह का पॉइंट नंबर 4 से जो है, जब आप किसी को जान लेते हैं, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई, साइकोलॉजी के अंदर ये है कि आप पहाड़ से गिरेंगे तो आप खड़े हो सकते हैं, मगर एक दफ़ा आप नज़र से गिर जाएं तो आप खड़े नहीं हो सकते। आप सोने के बन के आ जाएं, फिर वो आपकी वैल्यू जो है कभी भी उस बंदे के निगाह में नहीं रहती। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके बाद वो बंदा कस्में खाए, वादे करे, जो भी कुछ करे कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये बात थी, वो बात थी, मगर आप उसकी बात पे एतबार करेंगे ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 4 का मतलब यही होता है कि आपके पास जो ये काम इस तरह से करते हैं, अल्टीमेटली पता लग जाता है, सही पता लग जाता है, बात पता लग जाती है, बात छुपती नहीं है। मगर फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो है आप उस बंदे से अवॉइड ही करते हैं, उसकी किसी किसी बात पे यकीन करते हैं और आप अपनी जो जो क्लोज सर्कल होता है उसके अंदर से भी उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इसको हम कहते हैं फेनेमी। एक टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिकली मैं ब्यूरोक्रेट रह चुका हूँ 19 ग्रेड पर, तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो सिखाई गई थी ब्यूरोक्रेसी में। उसमें एक लफ्ज होता है, उसको फेनेमी कहते हैं। अच्छा, अगर आप उसको सर्च करेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा ये। फेनेमी सही आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, फेनेमी जो है टर्म्स ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होती है, इसके माने ऐसा दोस्त जो असल में दुश्मन हो, उसको हम फेनेमी कहते हैं। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी में इस्तेमाल होते हैं। और वो बंदा जो है आपके साथ 18 ग्रेड का बंदा खड़ा हो, 16 का खड़ा हो, 15 का खड़ा हो, इंटेलिजेंस का खड़ा हो, कोई भी बंदा आपका खड़ा हो, उसके वो लफ्ज़ समझ भी नहीं आते, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग में शामिल है कि वो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते, और इसके माने दूसरा बंदा समझ जाएगा, जो आपका सेम डेस्टिनेशन का बंदा होगा वो समझ जाएगा फेनेमी कहते किसे हैं। तो आप इस तरह के बंदों को जो है, इस तरह के बंदों को जो कैटेगरी में लाते हैं उसको कहते हैं फेनेमी में लाते हैं। तो फेनेमी यानी कि फ्रेंड्स और एनिमी का मिक्सचर है। तो ये आपके पास वो प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंड बट इट्स नॉट फ्रेंड। अच्छा, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय फॉरवर्ड एन ईमेल मैसेज। इसमें क्या, एम्प्लॉय फॉरवर्ड एन ईमेल मैसेज टू थर्ड पार्टी विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि आपसे पूछे बगैर आपके किसी असिस्टेंट ने, किसी बंदे ने रिप्लाई कर दिया, ये मसला होता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 के अंदर। पॉइंट नंबर 5 का मतलब क्या हुए कि आपसे किसी ने नहीं पूछा, आपसे किसी भी ने नहीं पूछा, और हुआ क्या एक्चुअल के अंदर कि आपने आपके एम्प्लाई ने आपकी तरफ से मैसेज कर दिया। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इसमें ये बात नेगेटिव मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके, मैं किसी एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की। अच्छा, 2 साल पहले जो है पीआईए ने किया कि वो कुछ गाड़ियां थी जो बेचना चाह रहे थे, वो ऑक्शन करना चाह रहे थे। अच्छा, अब ऑक्शन करना चाह रहे थे गाड़ी, तो उनका राइट्स था, वो बेच सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि आपके पास जो इंटरनल प्राइस सेट होते हैं ना उस गाड़ी के, कि गाड़ी कीमत ये है, गाड़ी कीमत ये है, गाड़ी कीमत ये है। तो उस बंदे ने क्या किया, इंटरनली जो ऑक्शन करवा रहा था उसने दूसरे बंदे के साथ मिल के उसने कुछ जो महंगी गाड़ियां थी उसकी वैल्यू जो है एक टाइम तक एक प्राइस फिक्स करवा दी कि ये गाड़ी लेके 16 लाख की है। उसने कहा यार ये गाड़ी कितनी लाइफ है, ये है वो है, लोग 8 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे इसे, 8 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे। अच्छा, अब उसने वो इन्फॉर्मेशन जो है, जो खरीदने के लिए बंदा आ रहा था, उसको कहा कि 8 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, अपने साथ 3-4 लोग लेके आना और ऑप्शन उस पर क्लोज करवा लेंगे। तो अब हुआ क्या कि इसने बैक चैनल के अंदर जो है काम किया, और इससे जो है जो गाड़ी, जो पीआईए को फायदा होता, जो भी मार्केट के अंदर पैसे होते, 8 लाख से ज़्यादा ही मिलते उसे, मगर इससे नुकसान पहुँचाया। सही है, पीआईए को जो है नुकसान पहुँचाया, और नुकसान पहुँचाने के पीछे उसने अपने दोस्त को फ़ायदा पहुँचाया, और वो गाड़ी जो कि 1-1.5 साल 2 साल चली हुई थी,
और उस गाड़ी को जो है उसने हाफ प्राइस के अंदर उसको दिलवा दी। तो ये बड़ा मसला होता है। सही है। तो आप इस तरह की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है जो मसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग। एक और टर्म है ये, अंडर इनवॉइसिंग लॉ के अंदर यूज होती है टर्मिनोलॉजी ये। इसका मतलब ये कि अगर एक घर की कीमत जो है वो लेट से 5 करोड़ है, सही है, और जैसे बिलावल हाउस है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो बिलावल हाउस ने जब ये कहा कि इस घर की कीमत जो है 50 लाख रुपए, तो अंडर इनवॉइसिंग हुई। अच्छा, बिलावल हाउस जो है, क्योंकि मेरी बहन का घर बिल्कुल करीब है, बिलावल हाउस से बहुत करीब है। तो बिलावल हाउस पूरा मोहल्ला है एक, सही है, घर नहीं है, पूरा एक मोहल्ला है। तकरीबन आगे पीछे जो घर है मिला के तकरीबन 20 घर बनते हैं। तो वो 20 घरों का एक पूरा एक सेक्शन है जो कि बिलावल हाउस है। तो बिलावल हाउस जो है वो आपके पास की कीमत 50 लाख रुपए है। अच्छा, 50 लाख जब उसने फाइल किए, उनके लॉयर ने फाइल किया 50 लाख रुपए, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया कि अगर ये 50 लाख का है घर बिलावल हाउस, तो मैं इसके 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, मुझे बेच दे। तो पॉइंट जो था बिल्कुल सही था। इसको अंडर इनवॉइस से कहते हैं, टेक्निकली इसको कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग। अंडर इनवॉइसिंग का कोई लॉ मौजूद नहीं है इस वक्त, सही है। अंडर इनवॉइसिंग का इस वक्त पाकिस्तान में कोई लॉ मौजूद नहीं है। अगर ये लॉ होगा, बना देंगे लॉ, तो फिर हम सही तौर पर टैक्स लगा सकते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की है या 1 अरब की है बिलावल हाउस, तो कहने का मतलब यही है कि आप फिर बाद में जब 1 अरब पे आप टैक्स लगाएंगे 5% या 2%, तो आपको जो टैक्स मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप जो है वो बैक एंड पे चला रहे होते हैं और वो सही नहीं मानी जा रही होती। तो एक तीसरा बंदा जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा होता है, then employee forward an email message to third party without permission from the sender। सही है, ये वो चीज़ है। सही, अगर आपका बिलावल हाउस से ही कोई बंदा एक ईमेल कर दे और ये कहे कि नहीं, बिलावल हाउस की असल प्रॉपर्टी जो मार्केट की में है वो 1 अरब रुपए है मेरे ख्याल से, तो वो क्या होगा फिर, अब वो डॉक्यूमेंट के तौर पे जो है वो ले जाके कोर्ट में जाया जा सकता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को किस तरह से लोग लेके चलते हैं, या आपको आइडिया नहीं है, या कोई ईमेल ऐसी कर दें जिसमें कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो रही हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें, आप जो आजकल प्रोग्राम देखते हो सारे इसी पे चल रहे होते हैं। क्या नाम है इस तरह के, जो इकरारुल हसन पता नहीं कौन सा प्रोग्राम करता है, मुझे नाम याद नहीं है। इस तरह से और लोग हैं जो प्रोग्राम खुफिया वाले प्रोग्राम कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो मिलती कहाँ से, सही है। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं के अपना जो है बंदा वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा होता है, उस कंपनी का बंदा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा होता है, और उसकी वजह से जो है वो इकरार हसन पहुंचते हैं वहाँ पे। नंबर 2 जो है वो खुफिया की हैं, सना फैसल है मेरे ख्याल से, वो वहाँ पहुंच रही होती हैं। तो ये तमाम तमाम चीज़ें जो हैं, अब बहुत सख्त इस पे जो है वो एक्शन जो है वो बाहर की कंट्री के अंदर हो तो उनको समझ लिया जेल ही कर दें हमेशा के लिए। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है इस चीज़ पे। अच्छा, लास्ट है, फिर हम उसके बाद जो है छुट्टी कर देंगे आपकी। 6, ये इस चार्ट से फायदा ये होता है कि बच्चे एथिक्स जो है समझ जाते हैं बहुत जल्दी। एन एम्प्लॉय यूजेस हर कंप्यूटर एट वर्क टू कंप्लीट अ होम असाइनमेंट फॉर स्कूल। जी, वो आपको अगर कंप्यूटर मिलता है, गाड़ी मिलती है, लैपटॉप मिलता है, मोबाइल मिलता है, आप घर पे ले जा रहे हैं और बच्चे को दे देते हैं। आपने देखा होगा क्लिप्टन पे 10 दफ़ा देखा होगा कि वाले साहब को गवर्नमेंट गाड़ी मिली हुई है और बच्चा उसकी लगा रहा है, रेस लगा रहा है, उसकी रेस लगा रहा है, भगा रहा है, कंपटीशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं गाड़ी उसकी नहीं है, सही है, उसका जवाब तो उनके वाले साहब है, मगर वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी ले जाके उसका बैंड बजा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि वो चीज़ें जो आपके यूजेज के लिए दी हुई हैं, गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, कंपनी ने दी हुई हैं, और आप उसका इलीगल जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी, सही है, आपके घर वाले, सही है, तो ये नेगेटिव माना जाता है, हमेशा पूरी दुनिया में नेगेटिव माना जाता है ये। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है जाहिर सी बात है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट मिल जाए, तो अगर सही सही गवर्नमेंट हो, सख्त गवर्नमेंट हो, तो गाड़ी वापस ले लेगी वो, और फिर उनको जो है वो 50 रुपये दे देगी कि भाई ये आपके महीने का जो है आपके पास है, आप बस में बैठ के आया करें ऑफिस। तो वो 50 या 100 रुपये दे देंगे, उनके हाथ पे रख देंगे,
क्या बस में आए करें बैठ के, हम आपसे गाड़ी वापस ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर सीधा ऐसे किया जाता है, तो ये चीज़ें नेगेटिव मानी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन, बस ये करके फिर हम एंड कर रहे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन डाउनलोड अ फोटो फ्रॉम द वेब एंड यूज इट इन अ फ्लायर रिक्रूटिंग एसजी मेंबर्स। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट नंबर 7 के अंदर मैं एचईसी का एग्जांपल लूंगा। एचईसी बहुत सख्ती से मना करती है कि इसका लोगो हर जगह इस्तेमाल ना किया जाए। एचईसी बहुत सख्ती से मना करती है, बहुत सख्ती से मना करती है कि इसका लोगो हर जगह इस्तेमाल ना किया जाए। उसकी क्या वजह, उसकी वजह से सिंपल सी यही है कि वो चाहते नहीं है कि उनकी जो रेपुटेशन है या उनके जो लोगों की वैल्यू है, वो लोग देख देख के परेशान हो जाते हैं ना। वो हर वक्त आप एचईसी का लोगो देख देख के तो इंसान का दिल उकता जाता है उसका। तो वही चाहते नहीं उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो। तो वो क्या कहते हैं कि आप किसी जगह की इमेज, पिक्चर, सही है, उनकी परमिशन के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते। एचईसी का लोगो विदाउट देयर परमिशन, विदाउट देयर कंसेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यूज नहीं कर सकती। तो ये इट मैटर्स। सही, तो ये इस पर बहुत सख्त एक्शन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमने 7 पॉइंट तक स्टडी किया है एथिक्स के अंदर। तो आपको एथिक्स बहुत तेज़ी से समझ में आ रहा होगा कि क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं। मैंने आंसर्स वगैरह लिख दिए, ये भी क्वेश्चन आंसर्स है, ये भी मैंने आपको बना दिया। चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक जो है आपकी, और जो चीज़ें बाकी हैं उसको बना दूंगा मैं। अभी मैं कहता हूँ आपके अटेंडेंस ओपन कर देता हूँ, पहली बात ये, और उसके बाद जो है आपको चीज़ें शेयर करवा देता हूँ। लेकिन अभी तक नहीं चला, आ गया। अच्छा, इसमें पहले तो अटेंडेंस कर दें आपकी। आप ऐसा करें, फिर मैं साइन आउट करता हूँ, क्योंकि नेट जो है कुछ मसला है, गूगल में कोई मसला है। आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं और ये लेक्चर भी आपको भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा आपकी। ठीक है बेटा, चलो तो जो ठीक क्वेश्चन है। दिए वो कब अपलोड करने? अभी कर दो ना तुम। सही है, अभी अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी के अभी कर देना। ठीक है बेटा, मैं अभी भेज चलें, रहा हूँ ठीक है। आपको, अभी 5 मिनट भेज रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।